नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे रण में बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली सहित हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने भीषण गर्मी के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सियासत के दिग्गजों की किस्मत 2,76,768 मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। प्रदेश के 20,031 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। सियासी रण में किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 4 जून को परिणाम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आज माहौल क्या रहा, वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में हरियाणा में 24 का रण कितना अलग रहा और प्रदेश का सियासी परिणाम किस तरह रह सकता है, ये सभी बड़े सवाल हैं और इन सवालों पर मंथन बेहद जरूरी है। तो छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। गर्मी के बीच भी, भीषण गर्मी के बीच भी मतदान केंद्रों पर वोटर्स पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार और पानीपत से देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है, ये भी हो गया। अच्छी बात ये रही कि सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव की वोटिंग शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत 55 के आसपास रहा। इन लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और चौटाला परिवार की प्रतिष्ठा अब दांव पर है। हालांकि इनके बारे में अभी कुछ कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। लीजिए, मिलिए इन सियासी सुरमाओं से और इनके दावे। मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वो डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले। बिल्कुल दोहरा रहे, बड़े मैंडेट के साथ, बहुत बड़े मैंडेट के साथ। आप लोग देखिए, 2014 भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, एनडीए को 325 सीटें, 2019 भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें, एनडीए को 353 सीटें, 2024 अब एनडीए 405 सीटें लेकर के मोदी जी को तीसरी बार, क्योंकि देश बोल रहा है। हरियाणा वासियों से मेरी अपील है कि सब अपना जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें, सब वोट डालें, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ताकि ये आपका अधिकार है, इससे वंचित नहीं होना चाहिए। ये तो सियासतदान हैं, अब उनकी सुनिए जिन्होंने इनके भाग्य का फैसला करना है। वोटर्स जिन्हें नेता इन दिनों जनता जनार्दन कहकर बुलाते हैं। आप वही बात कह रहे हो, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हमने तो एक ही बात कही है। मेरी जिन से भी जो यहाँ वोटर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, बात कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, और मैंने जब भी उनसे पूछा कि सब ठीक है, तो उन्होंने कहा श्री राम जी के लिए हमने सब ठीक हो गया है। युवाओं का रुझान क्या आपके गांव में आसपास? अच्छा है सर, सरकार अच्छा काम करे, आगे भी अच्छा काम करेगी, जैसा मौका मिलेगा बढ़िया। अपना रोजगार बढ़ाए, महंगाई पे थोड़ा नियंत्रण रखे, बाकी सारी चीजें ठीक है जैसे ताऊ जी ने बताया। अपने विधायक जी भी अच्छा काम करे, आगे और अच्छा काम करेंगे। बदलाव चाहते हैं लोग जी, बदलाव चाहते हैं। क्यों, क्या खराबा नजर आ रहा है आपको? सारा ही खराब है जी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। क्या दिक्कत क्या है बताओ ना। तानाशाही है, किसी का अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो आपसे अब ये तो पूछने की जरूरत नहीं किसको वोट दिया आपने। अब प्रदेश में इंतजार बस 4 जून का है। उस दिन मंगलवार है। देखते हैं बजरंगी किसको अपना बल और बुद्धि बख्शते हैं, ताकि वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर जनहित की बात कर सके। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो जनता का फैसला हो गया। अब 4 जून को तस्वीर साफ होगी। देवेंद्र, मतदान
6 बजे तक का समय था, कुछ लोग कतारों में अभी भी लगे हुए हैं। और अगर किस तरीके का जो समीकरण है वो प्रदेश में देखा गया है, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर लिया है, प्रयोग कर लिया है। 10 लोकसभा सीटों पर परिस्थितियां क्या बनेंगी तो 4 जून को साफ होगा। लेकिन मौजूदा अगर अपडेट की बात की जाए, ताजा अपडेट की बात की जाए, तो क्या कुछ नजर आ रही है और क्या परिस्थिति, क्या समीकरण? देखिए सूरत, सबसे अच्छी बात तो यह है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका दुख किया जाए। लोगों ने वोट डाला, गर्मी के बावजूद वोट डाला। लेकिन मेरे को लगता है कि पिछले चुनाव जो हमने देखे हैं, हमने उनको कवर किया है, 70% के आसपास 68, 70, 72, 75 अलग अलग रहा है। लेकिन अभी जैसे 5 बजे तक का कहें तो 55% के आसपास है, 55 पॉइंट कुछ है। लेकिन मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 65 हो सकता है, कहीं कहीं ये 65 को क्रॉस कर सकता है। क्योंकि ये जो ट्रेंड देखा है हमने, जो पैटर्न चल रहा है, बाकी राज्यों में भी वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। हरियाणा पे भी थोड़ा सा असर लग रहा है, थोड़ा सा। हालांकि मेरे को लगता है कि इतना कम नहीं है कि असंतोष जाहिर किया जाए कि कम लोगों ने वोट डाले। मेरे को लगता है जो औसत रही है उसको करीब करीब ये टच कर जाएगा आंकड़ा। जहां तक समीकरणों की बात है, आपको बता दूं, करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़े थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है और उन पर सभी की नजरें थी। करनाल में मनोहर लाल और उनके मुकाबले दिवांशु बुद्धि राजा थे कांग्रेस के। मेरे को लगता है जो चीजें सामने आ रही है, जो हमने तहकीकात की है, लोगों के से मुंह से सुना, अपनी कैलकुलेशन की, मनोहर लाल जी मेरे को लगता है संभावित लग रहे हैं। 9 विधानसभा है करनाल पानीपत में, लेकिन 2-3 को छोड़ा जाए तो बीजेपी ज्यादातर जगह पर लीड कर रही है। हालांकि फैसला 4 जून को होगा, चीजें 4 जून को स्पष्ट होगी। मनोहर लाल जी मेरे को संभावित लग रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पूरी मेरे को लगता है कुरुक्षेत्र में नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। अंबाला थोड़ा सा मेरे को लगता है कांग्रेस थोड़ा सा प्लस है। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में कड़ी टक्कर लग रही है, रोहतक उससे कड़ी टक्कर लग रही है। गुरुग्राम के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बीजेपी संभावित लग रही है। फरीदाबाद में कांग्रेस वाले उछल रहे हैं कि ये सीट हमारे पास आ गई। तो कुल मिलाकर 3 से 4 सीटें मैं समझता हूं कांग्रेस हासिल कर सकती है। हालांकि परिणाम तो आने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस वाले 3-4 सीटों की उम्मीद करें कि ये क्लियर है और इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो वो उछलते नजर आएंगे अगर ऐसा हो गया तो। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र। महेश, वोटिंग हुई है और वोटिंग देखकर क्या लग रहा है, हरियाणा का चुनावी माहौल किस कदर करवट लेता नजर आ रहा है? हालांकि फाइनलाइज अभी नहीं कर सकते क्योंकि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन वोटर्स के दिल में क्या है, किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आ रही है, उस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे अहम बात जो अपने तमाम वोटर्स, तमाम जो दर्शक हैं उनके जहन में मैं लाना चाहूंगा, दरअसल भीषण गर्मी की वजह से जो वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज है काफी कम देखने को मिल रहा है। 72, 73, 74 तक जब उत्साह लोगों में ज्यादा होता है तो 74% तक जो मतदान प्रतिशत है अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 60% ही अधिकतम जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो देखने को मिलेगा। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भीषण गर्मी ही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी। शुरुआत में सुबह 7 बजे का वक्त और हमें लग रहा था कि उत्साह काफी ज्यादा है, लेकिन 1-1.5 घंटे के भीतर ही वो जो उत्साह है वो खत्म होता चला गया। और अब ताजा वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करें तो 53.85% शाम 5 बजे तक का ही है। तो अधिकतम आप मानकर चलिए कि 60% से ज्यादा हिसार लोकसभा क्षेत्र का जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो नहीं जाएगा। और कमोवेश इसी तरह की स्थिति जो है तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिली है। भीषण गर्मी का असर सीधा वोटिंग परसेंटेज पर पड़ा है। हिसार सीट का मैं जिक्र करूं तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर देखने को मिला है। उचाना विधानसभा क्षेत्र से, जहां से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी लीड निकलने की उम्मीद थी, लेकिन उतनी बड़ी लीड यहां पर हासिल नहीं हो पा रही है जयप्रकाश को। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ये मानकर चल रहे थे कि उचाना विधानसभा क्षेत्र से ही इतनी लीड मिल जाएगी कि हिसार विधानसभा क्षेत्र, जो कि गैर जाट पूरी तरह सीट मानी जाती है और सबसे कम कोशिश अगर जेपी ने की थी तो हिसार विधानसभा क्षेत्र में की थी। और हिसार विधानसभा क्षेत्र शुरुआती जो 2 घंटे थे उसमें हमने जो वोटिंग देखी वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के फेवर की वोटिंग जो है वो नजर आ रही थी। और हम ये मानकर चल रहे थे कि 40,000 के पार जो है वो लीड पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी की हिसार विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जेपी यानी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि आदमपुर जो उचाना विधानसभा क्षेत्र है वहां से ही 50,000 से प्लस लीड मिलेगी। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह वहां पर जो है
भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो परफॉर्मेंस उस विधानसभा क्षेत्र से निकलना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी को हासिल नहीं हुआ है। इसके बाद जिक्र करेंगे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कि जेपी को काफी ज्यादा बढ़त देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे और अपने घर को जब कुलदीप बिश्नोई ने संभाला तो स्थिति बेहतर होती चली गई और अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि 5 से 7 हजार वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत सकती है। लेकिन खेला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नलवा विधानसभा क्षेत्र में। नलवा विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र जहां से हम ये मानकर चल रहे थे कि बराबरी पर जो है ये विधानसभा क्षेत्र बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के जेपी लगभग बराबरी के जो वोट है वो हासिल कर पाएंगे, लेकिन करीब करीब 10,000 वोट अतिरिक्त यहां पर जेपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेपी के समर्थन में जो है खेला भारतीय जनता पार्टी में किया गया है, जिसका फायदा यहां पर जेपी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिक्र हांसी विधानसभा क्षेत्र का करूं तो यहां पर प्रो बीजेपी ये इलाका माना जा रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बराबरी की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर ओवरऑल मैं समझने की कोशिश करूं तो उचाना विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी वहां पर उचाना से नाउमीदी हाथ लगी, लेकिन उकलाना विधानसभा क्षेत्र ने जो उम्मीद यहां पर कांग्रेस पार्टी उकलाना विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट है जो रखी हुई थी वो उम्मीदों पर खरा उतरा। इसके अलावा नारनौंद विधानसभा क्षेत्र, ये 3 विधानसभा क्षेत्र से जहां से बम्पर लीड की उम्मीद जेपी रखे हुए थे, 3 में से एक उचाना ने निराश किया, लेकिन उकलाना अच्छी खासी बढ़त दिए हुए है। इसके अलावा जिक्र नारनौंद का करें तो नारनौंद से भी बढ़त जो है जेपी हासिल कर सकते हैं। बम्पर वोटिंग हुई है हिसार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और रणजीत चौटाला के फेवर में। कुल मिलाकर अगर इसके रिजल्ट तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूं तो ये मानकर चल सकते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भले ही थोड़ा ऊपर नजर आएंगे, लेकिन मुकाबले में जेपी खड़े हैं और चुनाव परिणाम ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन इसमें जीत हासिल कर पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बढ़त यहां पर जेपी ने हासिल किया और शहरी क्षेत्र जो हिसार विधानसभा क्षेत्र है वहां से बम्पर वोटिंग हासिल हुई है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को। जिक्र में सिरसा ठीक है लोकसभा क्षेत्र का करूंगा तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बेहद सहज स्थिति में यहां पर नजर आ रही है कुमारी शैलजा। उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो चुनावी रण से पार हो चुकी हैं, किसी भी तरह की परेशानी उन्हें नहीं आने वाली है। डॉक्टर अशोक तंवर चुनावी मैदान में सामने खड़े थे, लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स यहां पर कुमारी शैलजा को एक बार 20 सालों के बाद वापसी जो है की है, इसी लोकसभा क्षेत्र में अंबाला शिफ्ट हो चुकी थी कुमारी शैलजा, लेकिन अब ये वापसी शुभ संकेत लेकर आई है कुमारी शैलजा के लिए। और सिरसा जो सीट है सीधे सीधे आप मान सकते हैं कि बेहद सुरक्षित ये कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा सकती है। जिक्र मैं रोहतक का करूंगा तो रोहतक में यहां पर जो रोहतक सिटी जो प्रॉपर सीट थी वहां पर भी कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। और कम वोटिंग परसेंटेज ये सिर्फ हिसार सीट की बात नहीं है, तमाम सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिला है और इसकी वजह से जो है चुनाव परिणाम में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना बड़ा वोटर टर्नआउट परसेंटेज होता तो उम्मीदें जिस विधानसभा क्षेत्र से जितनी थी तो वो मैच करती, लेकिन अब जो कुल आंकड़ा है, जो टैली है, जितने की लीड की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हासिल हो पाएगी। तो फिलहाल रोहतक विधानसभा सीट का मैं जिक्र, रोहतक लोकसभा सीट का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहज स्थिति में नजर आ रहे हैं। वीरेन जी, वोटिंग पैटर्न पर बात करें हम या फिर बीते लोकसभा चुनाव जो 14 और 19 और 2024 की बात करें, कितना अंतर हरियाणा के लिहाज से इस चुनाव में देखने को मिला? और वोटर्स परसेंटेज की बात करें तो जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि अमूमन 60% तक हिसार में रह सकता है, अमूमन इतना अनुमानित किया जा सकता है, तो किस तरीके का परिवर्तन, कितना अंतर नजर आ सकता है? देखिए, इस बार की जो स्थिति थी भिन्न थी। देखिए, गर्मी का प्रकोप था और गर्मी के कारण जो है वोट प्रतिशत पर प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक था, ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि चुनाव आयोग ने 75% का लक्ष्य रखा, लेकिन उस तक तो पहुंचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और ये बात है कि अब जब परिणाम 4 जून को आएगा तो लोगों की भावनाओं के अनुकूल ही एक अभी से संकेत मिलने शुरू हो गए। अब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत सिरसा में होगी या करनाल में होगी या गुड़गांव में होगी। तो लोग ये अनुमान लगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव सबसे ज्यादा 25 लाख मतदाता हैं, तो इसलिए उस आधार पर आकलन किया जा रहा है। और जीटी रोड बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी सुखद स्थिति में है। तो हालांकि यहाँ नरेंद्र मोदी चेहरा है,
यहाँ कोई मनोहर लाल का चेहरा या नवीन जिंदल का चेहरा नहीं है। यहाँ सब जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा उत्साह देखा गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है उसका प्रदर्शन उतना मजबूत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अच्छे वोट मिल रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इस बार कांग्रेस के लिए सुखद है। कांग्रेस के लिए सुखद इसलिए, पहले बार कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुला था, इस बार कांग्रेस को 2 मिले या 3 सीटें मिले तो कांग्रेस के लिए तो सुखद स्थिति रहने वाली है। और आज एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही है कि दौलताबाद, राकेश दौलताबाद जो दौलताबाद के निर्दलीय विधायक थे, उनका दुखदायी निधन हो गया। ये बड़ी आज मतदान के दिन दुखदायी खबर आई है। तो इसलिए इसके बाद जो है विधानसभा में जो विधायकों की संख्या है वो 88 रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं, एक स्पीकर है तो 39 माने जाते हैं, और एक नयनपाल रावत है निर्दलीय विधायक हैं, और एक गोपाल कांडा है। तो इसलिए कुल मिला के वैसे तो 42 विधायक हैं, लेकिन जब वोटिंग राइट की बात आती है तो 41 ही रह जाते हैं। तो अब कांग्रेस के 2 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का 1 विधायक लड़ रहा है। तो ये जब 4 जून को परिणाम आएंगे तब उसके बाद स्थिति लगेगी। तो हरियाणा विधानसभा का भी जो स्थिति है वो रोचक होती जा रही है लोकसभा चुनाव के साथ ही, क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं तो राज्यसभा की सीट खाली होगी, तो उस राज्यसभा की सीट के लिए क्या रोचक एक संघर्ष बनने वाला है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, स्थिति जो है वो अब जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है, या यूं कहें किस्मत कैद कर दी है तमाम सियासी सुरमाओं की। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी बेहद जोर पकड़ा हुआ था प्रदेश में, उसका असर परिणामों पर दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र और महेश भी बता रहे थे कि कुछ सीटों पर फाइट बेहद टफ नजर आएगी और कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से निकल भी सकती हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिस तरीके से महेश ने भी कहा था कि सिरसा में कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा मजबूत नजर आ रही हैं, क्या उसका असर भी देखने को मिल सकता है परिणामों में? देखिए, ये इसका कुछ क्षेत्रों में प्रभाव दिखाई देगा, हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी चेहरा मानकर जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव केंद्रित हो गया। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की कि स्थानीय मुद्दों पर ही ये चुनाव केंद्रित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार इतना आक्रामक था और भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति, ये देख लीजिएगा कांग्रेस के कई स्थानों पर आज बूथ जो टेंट ही नहीं लगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से ही सक्रिय थे, और आज कई ऐसे जीटी रोड बेल्ट पे स्पष्ट दिखाई दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बल का ये दबदबा रहा और कांग्रेस के संगठन की कमजोरी का परिणाम रहा कि वो अपने मतदाताओं को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए। और लोगों की एक भावना भी बनी, जब वो कांग्रेस के बूथ देखते थे तो निराशा का वातावरण बनता था, उनको लग रहा था कांग्रेस की तो हवा है ही नहीं, जीतना तो भारतीय जनता पार्टी ने है। तो इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी देवेंद्र, अब तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 6 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 60% ओवरऑल हो चुका है हरियाणा में। अभी कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो लाइन में लगे होंगे, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक उन सभी को मतदान कराना बेहद जरूरी होता है। हर बार भी हम देखते हैं लोकसभा चुनाव में या चुनाव के जब भी समीकरण बनते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा जब भी चुनाव कंडक्ट किया जाता है, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो अब कितना अमूमन और बढ़ सकता है? देखिए सौरभ, वोटिंग परसेंटेज जब फाइनल आंकड़े आएंगे उसके बाद तो बढ़ेगा ही, रिवाइज होती रहती है, क्योंकि 6 बजे तक जो लोग लाइन में लग चुके होंगे, एंट्री कर चुके होंगे, उनको भले ही 7 बजे 8 वोटिंग तो उनको वोट का भुगतान किया जाएगा, ये कहते हैं चुनाव की भाषा में, उनका वोट डलवाया जाएगा भले ही 8 बज जाए। लेकिन कुछ पोलिंग बूथ ऐसे होते हैं, सभी पर नहीं होता। दूसरी बात, अगर पोलिंग परसेंटेज सौरभ बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर हम बीजेपी को फेवरेट मानकर चल रहे थे, हालांकि हालात पिछले कुछ दिनों में बदले हैं। एज बीजेपी के साथ था और संभावना भी ये थी जब बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन कांग्रेस के जब कैंडिडेट मैदान में आए उन्होंने अपना काम शुरू किया, संभले, उनको समर्थन मिला तो समर्थन मिलता चला गया और ऐसी स्थिति आई कि कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला बन गया, जैसे आज दिख भी रहा है। तो 2-3 सीटों को छोड़ दें, जैसे मैंने करनाल का बताया, गुरुग्राम की बात कर रहा हूं, ये बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन वाली सीटें हैं, क्योंकि पहले से ही मतलब जो स्वभाव होता है, जो एक अनुमानित होता है कि हाँ जिस तरीके से करनाल बीजेपी के लिए सेफ सीट है, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत में खाली मार्जिन देखा जाएगा, जैसे पिछली बार 6.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था, लेकिन तब हालात दूसरे थे। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, 10 साल हो गए हैं, लोग मुखर भी हो रहे कि हाँ ये काम नहीं हुए, वो नहीं हुए, तब लोगों ने संतोष रखा था, चलो मोदी जी को एक मौका और दिया, क्योंकि 2 मौके देने के बाद किन्हीं कारणों को, किन्हीं विशेष कारणों को लेकर लोग नाराज हैं, काम नहीं हुए। जैसे सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी है। हरियाणा में तो ये भी कहते हैं कि करप्शन कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई, और कई दफा तो लोग ये भी कहते हैं जो पहले इतने पैसे में काम होता था अब नहीं, अब तो 4 गुना रेट बढ़ गया। ये लोगों में से उठ के बातें आती हैं। उसके अलावा जैसे किसानों वाला मुद्दा था, उसका कोई हल नहीं निकला। कर्मचारियों में रोष था सरकार के खिलाफ। कर्मचारियों से मैं सालों से मिलता रहा हूं जब से बीजेपी सरकार आई है, क्योंकि मैं उनका मन लेता हूं।
कर्मचारी या अधिकारी वो भी अच्छी राय सरकार को लेकर नहीं रखते थे कि जिस तरीके की नीतियां हैं, जिस तरीके के आदेश आते हैं, अफसरों को, आईएएस को कहा गया कि आप किसी गांव को गोद लो, ये व्यवहारिक कदम नहीं थे जिसका उन्होंने बुरा माना, नतीजा कुछ नहीं निकला। आईएएस अफसरों को कहा, आईपीएस को, आप एक गांव गोद लो, उनको आदर्श गांव बनाओ, लेकिन इस योजना का कोई परिणाम नहीं निकला। पैसा जो खर्च हुआ उसका भी पूरी तरह से उसकी उपयोगिता नजर नहीं आई। तो बहुत सारे सरकार के आदेश थे, नीतियां ऐसी थी जिनको कर्मचारियों ने आत्मसात नहीं किया, उनको मानने को तैयार थे, लेकिन सरकारी आदेश थे, उनको मानना पड़ा, हालांकि रिजल्ट नहीं मिले। तो कर्मचारी वर्ग भी खिलाफ था, किसान भी, और मैं जट सिखों की बात करता हूं। जट सिख बहुत सारे लाखों की तादाद में है हरियाणा में। हालांकि अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, वो कहते हैं जी 20 लाख वोटर्स हैं हरियाणा में जो सिख परिवार से, जट सिख जो जाटों से परिवर्तित हुए सिख धर्म में खेती करते हैं और बिजनेस करते हैं, वो उन लोगों में भी खिन्नता थी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके। हमने तमाम चीजें की, नाराजगी देखी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को वोट तो मिले ही हैं, लेकिन कुछ जगह सिकुड़ते हुए वोट नजर आ रहे हैं और कुछ सीटें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अब महेश, जो स्थिति है, जिस तरीके से देवेंद्र भी बता रहे हैं कि कुछ सीटें हाथ से निकल सकती हैं, परिस्थितियां बनती हुई नजर आई हैं, ऐसे में जो मोदी का फेस है, प्रधानमंत्री मोदी का, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर ही बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को टेक दिया था, वहीं कांग्रेस जो तमाम मुद्दों को लेकर आ रही है, तो किस तरीके के परिणामों पर उसका असर देखने को मिलेगा? मोदी फेस वर्सेस कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, इस तरीके की परिस्थिति बनेगी परिणामों में? देखिए, इतना तो आप मानकर चलिए कि अगर उम्मीदवारों के चेहरे पर इस इलेक्शन को लड़ा जाता तो बेहद खराब प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता, और इस स्थिति का आकलन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने पहले से कर लिया था, और यही वजह है कि उम्मीदवारों के नाम से इस पूरे इलेक्शन को हटाकर सीधे मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम किया गया, जिसका फायदा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी नजर आ रहा है। खासकर बुजुर्ग लोगों और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को अब भी वो जो यहाँ पर कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग जो पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना के साथ कनेक्ट हुए और उन्हें लगता है कि राम मंदिर बनाने का जो श्रेय है वो मोदी को दिया जा सकता है। तो मोदी के नाम पर अच्छे खासे वोट जो है यहाँ पर हासिल किए गए। भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा प्रदेश की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, हरियाणा प्रदेश की उपलब्धियों के नाम पर तो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। यहाँ मोदी के नाम पर जो वोट हासिल करने की कोशिश की गई वो कामयाब कोशिश मानी जा सकती है, और मुझे लगता है कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन मैनेजमेंट के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर पाए हैं। जितनी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी, जिस तरह फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती थी, अपने कम मैनेजमेंट या कहें कि मिस मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी वो फायदा नहीं ले पाई। बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नाम को उसका फायदा उठाने की जो कोशिश है कामयाब यहां पर नजर आ रही है। तो कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे को आगे कर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहां पर दिया है। जितना गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा था उससे कहीं बेहतर स्थिति में वोट हासिल कर पाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, इनेलो, जेजेपी, तमाम बड़े बड़े दावे, हमने मैराथन जो रैलियां थी, जनसभाएं थी, उनमें देखने को हमको भी मिले, जनता ने भी देखे। कहा गया कि समीकरण बिगाड़ेंगे, अभय चौटाला की तरफ से भी कहा गया, और दुष्यंत चौटाला ने भी ये बात कही कि वोटों में कहीं ना कहीं जेजेपी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी, वोटर्स के मन को भ्रमित करेगी और अपने पक्ष में कहीं ना कहीं हर पार्टी बनाने की कोशिश करती है। क्या उसका परिणामों में असर देखने को मिलेगा? फायदा कांग्रेस को होगा, बीजेपी को? लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा सर, समय बेहद कम है। तो जननायक जनता पार्टी की तो प्रासंगिकता समाप्त होती जा रही है और कोई ज्यादा चुनौती नहीं मिली, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जननायक जनता पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करना है। हाँ, इंडिया नेशनल लोकदल के जो अभय चौटाला है कुरुक्षेत्र में अच्छे प्रभावी स्थिति में, जीतने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में अच्छे पहुंचे हैं वो। और ये देखिए, अब विधानसभा चुनाव होंगे तो विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, वहां की संभावनाएं अलग होती हैं। जननायक जनता पार्टी फूट का शिकार है। अब जननायक जनता पार्टी को तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला के सामने ये चुनौती है कि विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को कितनी मजबूती के साथ खड़े कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर 5 या 6 सीटें भी जीत जाती है, इसके बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती तो विधानसभा चुनाव में आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो मैराथन नूरा कुश्ती देखने को मिल रही थी,
वो आज कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। अब 4 जून को जब काउंटिंग होगी तब फैसला होगा कि जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा जताया है।